स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कोरिलेशन के बारे में पढ़ा था। कोरिलेशन यानी सहसंबंध के बारे में पढ़ा था और उस समय मैंने बतलाया था कि कोरिलेशन कितने प्रकार के होते हैं और कितनी तरह से कोरिलेशन को निकाला जा सकता है। और प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन के द्वारा सहसंबंध, दो चरों के बीच में सहसंबंध निकालने के तरीके या विधि को हमने जाना था। आज हम लोग सहसंबंध या कोरिलेशन निकालने की दूसरी विधि के बारे में जानने जा रहे हैं, क्योंकि हर विधि की कोई न कोई लिमिटेशंस होती हैं, कुछ सीमाएं होती हैं, कुछ बाध्यताएं होती हैं, जिसको दूर करने के लिए दूसरी विधि का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे अर्थों में यदि कहा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि एक विधि हर जगह उपयुक्त नहीं होती है, तब वैसी जगह में फिर दूसरी विधि का प्रयोग किया जाता है जहाँ पर एक तरह की या पहले विधि को हम उपयोग में नहीं ला सकते हैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग रैंक डिफरेंस कोरिलेशन पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने रैंक डिफरेंस के अलावे प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन के बारे में पढ़ा था, जो पियर्सन के द्वारा दिया गया था और उसको हम लोग R से डेनोट करते थे, यानी कि R = उसका फॉर्मूला होता था। आज हम लोग रैंक डिफरेंस कोरिलेशन पढ़ेंगे, जिसको डिनोट किया जाता है P से, स्मॉल p से। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जब लास्ट इसमें हम लोग प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन हम लोगों ने पढ़ा था, तो प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन ही एक तरीका है जिससे दो चरों के बीच में हम डिफरेंस पता कर सकते हैं। तब फिर रैंक डिफरेंस की क्या आवश्यकता है। लास्ट क्लास में मैंने ये भी आपको समझाया था, बताया था कि बहुत तरह से कोरिलेशन निकलते हैं। रैंक डिफरेंस कोरिलेशन, प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन, बायलैटरल कोरिलेशन, पॉइंट बायलैटरल, कोएफिशिएंट कोरिलेशन, बहुत तरह के कोरिलेशन होते हैं। तो सभी की अपनी अपनी उपयोगिता होती है और हर एक का कुछ न कुछ लिमिटेशन होता है। एक जगह एक को इस्तेमाल कर सकते हैं तो दूसरे को नहीं, दूसरे जगह तीसरे को नहीं। इसीलिए थोड़ा सा हम ये समझ लें कि ये जो रैंक डिफरेंस मेथड है, वो जो प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था, जो कार्ल पियर्सन के द्वारा दिया गया था, तो वो हम लोग हर जगह क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, क्यों हमें रैंक डिफरेंस मेथड की आवश्यकता पड़ती है। तो जो प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, उसमें जब भी डाटा या ग्रुप या अंक मात्रात्मक होता है, क्वांटिटेटिव, जब वो मात्रात्मक होता है तब हम प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन निकाल सकते हैं। लेकिन जब हमारा डाटा गुणात्मक होता है, यानी क्वालिटेटिव रूप में होता है, क्वालिटेटिव यानी जैसे नैतिकता, सुंदरता, ईमानदारी, इन सबों के बीच में यदि सहसंबंध निकालना हो, तब हम ये प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन का इस्तेमाल करने के लिए डाटा का मात्रात्मक स्वरूप या क्वांटिटेटिव स्वरूप होना जरूरी है। इसलिए हम रैंक डिफरेंस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। रैंक डिफरेंस कोरिलेशन के द्वारा हम दो गुणों के बीच में अंतर को देखते हैं, इसीलिए इसकी जरूरत हमें पड़ती है। अब आप देखिए, यहाँ पर 6 कॉलम की जरूरत इसमें आपको पड़ेगी ये रैंक डिफरेंस मेथड को निकालने में। रैंक डिफरेंस मेथड भी दो तरह का डाटा आपको मिल सकता है। एक तो रॉ डाटा होता है। रॉ डाटा का मतलब होता है कि आपको जो मार्क्स आया है, जो डाटा मिला है, हूबहू वो दे दिया गया और उससे आपको रैंक डिफरेंस मेथड से कोरिलेशन निकालना है। दूसरा होता है कि ये जो आपको डेटा दिया हुआ है या गुणात्मक, मात्रात्मक अंक जो दिए गए हैं, ये रैंक में बटा होता है। तो रैंक में जब बटा है तब भी
फार्मूला वही होगा, और आपका रॉ डाटा है तब भी फार्मूला वही रहेगा। अब इसमें यहाँ पर देखिए आपको 2 अंक दिया हुआ है। मान लीजिए कि ये किसी ग्रुप का, किसी समूह का IQ है, इंटेलिजेंस कोशेंट जिसको कहते हैं, बुद्धि लब्धि, और ये उसका अचीवमेंट टेस्ट है। अचीवमेंट टेस्ट के द्वारा या अचीवमेंट कैपेसिटी उसका है एक ही ग्रुप का। तो ये क्वालिटी हुआ कि उसकी बुद्धि लब्धि क्या है और उसमें अचीवमेंट की क्षमता कितनी है। तब हम रैंक डिफरेंस मेथड से रैंकिंग कर करके कोरिलेशन निकालेंगे। ये 2 हमारे पास रॉ डेटा दिया हुआ है, जैसा अंक आया है वैसा यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसकी रैंकिंग हम करेंगे। इसकी रैंकिंग निकालने के लिए हमें कुछ भी मीन वगैरह कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है। जस्ट इसकी रैंकिंग आप इस तरह से करेंगे कि सबसे पहले देखिए सबसे ज्यादा अंक किसको मिला है, कौन सा ऐसा है बच्चा जिसको सबसे ज्यादा अंक मिला है। तो सबसे ज्यादा यहाँ पर आप देखिएगा तो 120 सबसे ज्यादा आया है, उसको हमने यहाँ पर 1 रैंकिंग दिया। दूसरा जो इसमें आपको देखते जाना है 115 है, वो दूसरे रैंकिंग पर है, तो उस वहां पर हमने 2 दिया। फिर आप इसमें से ढूंढें तो 105 तीसरे नंबर पर आता है, 105 जिसको अंक आया है तो उसको हमने 3 दिया। उसी तरह से 4, 5, 6 दे दिया। अब देखिए चौथे नंबर पर 101 आया है तो इसको हमने 4 अंक दिया। 5वें नंबर पर 100 आया है, लेकिन इसको भी 100 मिला है और इसको भी 100 मिला है, तो ये 5 और 6 कैसे होगा, नहीं हो सकता है। इसीलिए इसको 6 रैंकिंग दिया गया 100 को, और यहाँ भी 100 को 6 रैंकिंग दिया गया, क्योंकि दोनों का एक ही है। और 4 के बाद 5, 6 आता है। उसके बाद आप 100 के बाद आप जाएंगे तो आपको उससे नीचे जो कम आया है नेक्स्ट जो है वो 98 है। 98 2 बच्चों को नंबर आया है। तो अब 6 के बाद 7 और 8 हुआ, तो इसको यहाँ पर 8.7 नहीं देकर 8.5 यहाँ पर हमने दिया। तो 8 और 9 दोनों का अंक इसमें आ गया, और सबसे आखिर में सबसे कम जो आया है वो 92 आया है, तो इसका 10वां रैंकिंग हो गया। यानी सबसे ज्यादा जो नंबर आया है उसको 1 नंबर देना है, दूसरे उससे कम जिसको आया है 2 देना है, 3 देना है, और एक ही अंक यदि 2 को आ जाए तब उसको रैंकिंग उसी ढंग से 5, 6 यदि है तो 6 दे देना है। यहाँ पर यदि 98 दोनों को आया है तो 8 और 9 की जगह 8.5 दे देना है और 10 दे देना है। इस तरह से इसकी 10 बच्चे हैं तो 10 रैंकिंग कर देनी है। उसी तरह से ठीक दूसरे ग्रुप का भी जो अचीवमेंट टेस्ट के द्वारा उसका अचीवमेंट एबिलिटी को लिया गया है, तो इसकी भी रैंकिंग ठीक वैसे ही की गई है। सबसे ज्यादा ये 75 है तो इसको 1 दिया गया है। फिर आपको 71 है, नेक्स्ट जो आया है 71 है तो इसको दूसरा रैंकिंग में दूसरे नंबर पर रखा गया है। 69 को तीसरे नंबर पर रखा गया है, और 69 के बाद 65 आता है तो 65 2 बच्चे को आया है 65 तो 4 और 5 है तो 5.5 जैसे इसमें हम लोग 8.5 दिया था, 4, 5 के बाद 5.5 इसको दोनों को दिया गया, तो 5.5 और 6 ये हमारा इसमें
आ गया है। अब इससे कम जिसको आया है वो 64 है, तो यहाँ पर 7वें नंबर पर इसको हम लोग लिखेंगे, और 61 फिर 8वें नंबर पर, और उसके बाद जो 60 आया है ये 9वें नंबर पर, और सबसे कम आया है 58 जिसको, वो 10वें नंबर पर। इस तरह से कर करके हम लोग इन दोनों ग्रुप की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 की रैंकिंग इसमें बना लेंगे। जैसे किसी भी बच्चे को जब मार्क्स आता है, नंबर आता है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरह से किया जाता है, या टॉप 10 में गिना जाता है कि कौन सा किसको सबसे ज़्यादा नंबर आया, फिर उसके बाद ठीक उसी तरह से यहाँ पर हम लोग इन दोनों की रैंकिंग कर देंगे, और R1 और R2 के नाम से ये कॉलम जाना जाएगा। अब 5वां कॉलम इसमें निकलेगा, जिसपे देखिए हमने यहाँ लिखा हुआ है R1 माइनस R2, यानी इसमें से इसको माइनस करना है। माइनस कर करके हमको यहाँ पर दोनों का डिफरेंस d² लिखना है। अब इन दोनों को R1 R2 को माइनस, सॉरी यहाँ पर लिखना है, R1 R2 को माइनस करके हम लोग को यहाँ पर लिखना है। तो इसमें 5.5 से आप 4 को माइनस करेंगे। माइनस करने के लिए मैंने पहले बैलेंस कर लिया जाता है। जैसे 5.5 है और यहाँ केवल 4 है, तो 4.0 दे करके इसको हम माइनस करेंगे। 5 यहाँ पॉइंट होगा, 5 में से 4 गया 1, यानी 1.5। चूंकि R1 माइनस R2 है और हमको 4 में से 5.5 को यानी कम में से ज्यादा को घटाना है, इसलिए यहाँ पर माइनस हो गया। जैसा कि मैथ का सिंपल सा नियम है, ये सभी मैथ में चलता है। उसी तरह से 6 में से 5.5 को घटाएंगे तो इतना आएगा। 1 में से 3 को घटाएंगे -2 आएगा, क्योंकि 3 में से हमको 1 घटाना पड़ेगा, और यहाँ हमको R1 माइनस R2 है, इसमें R1 से R2 को घटाना है। उसी तरह से सारे को घटाते हुए हमारा ये अंक निकल जाएगा। 10 में से 10 गया तो 0 हो गया, 6 में से 8 नहीं जाएगा, 8 में से 6 जाएगा -2 हो गया, और इसी तरह से हमने इसको पूरा निकाल लिया। अब जो लास्ट कॉलम है वो d का स्क्वायर कर देना है, यानी दोनों में जो हमने यहाँ डिफरेंस निकाला उसको स्क्वायर कर देना है। 1.5 को 1.5 से आप गुना करेंगे तो 25 25, और 5 और 2 7, 15, 5 7 5 12, 2 के बाद 1 2 अंक है, 2 अंक के बाद पॉइंट हम यहाँ देंगे 1 7 5 12 हुआ, तो 1 बचा यहाँ हाथ में 2, तो 2.25 आया। तो इतने को इतने से ही गुना करके यहाँ पर निकाल लेना है। 0.5 को 5 25 25 होता है, तो पॉइंट के बाद 2 अंक आएगा इधर से, उस तरह से कर करके इसी तरह से पॉइंट के बाद जितना अंक होता है, लास्ट अंक को उधर से गिन करके पॉइंट दिया जाता है। तो इस तरह से इतने को इतने से ही गुना करके हम लोग d² को निकाल लेंगे, यानी अपने छठे कॉलम को निकाल देंगे और उसको यहाँ पर जोड़ देंगे। यहाँ जितना माइनस में आएगा सब उतने से उतने का चूंकि गुना होगा, तो यहाँ पर ये सारा प्लस में आ जाएगा, यहाँ पर कोई माइनस में नहीं रहेगा। अब हमारे पास सिग्मा d² आया। सिर्फ एक ही इसमें सम टोटल करना है, उसको निकालना है, जो सिग्मा d² के नाम से जाना जाएगा। अब सीधा सीधी इसके फॉर्मूला पर इसको बिठा देना है। इसको पहले ही मैंने आपको बताया था कि रैंक डिफरेंस कोरिलेशन को स्मॉल p के इससे डिनोट किया जाता है। स्पीयरमैन ने इस विधि का प्रतिपादन किया था कार्ड पियर्सन के प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन की कमियों को दूर करने के लिए। तो इसको यहाँ पर देखिए, P से P इज इक्वल टू, इसका ये फॉर्मूला है 1 माइनस 6 इंटू गुना सिग्मा d² डिवाइडेड बाई n² माइनस 1। हमारे पास सारा कुछ अभी है, अब सिर्फ इसकी जरूरत थी, वो निकल गया। 6 की जगह हो गया। यहाँ पर हमारा ये सारा जोड़ करके
36 आया है, यानी सिग्मा डी स्क्वायर जो हमारा आया है वो 36 है, उसको 36 हमने यहाँ पर लिखा। हमारा टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों का अंक है, तो यहाँ पर हमने 10 लिखा। फिर यहाँ n स्क्वायर है, 10 स्क्वायर माइनस 1, बहुत सिंपल है। और इसको फिर आगे कैलकुलेट करते हुए 36 को 6 से गुना करेंगे तो 216 आएगा। 10 है वैसे ही रहने देंगे, इस 10 दहा के 100 हो जाएगा यहाँ -1। और जब हम इसको आगे ले जाएंगे तो ये 99 हो जाएगा। 206 डिवाइडेड बाई 10 100 माइनस 1 99 हो जाएगा। और इस तरह से ये हम लोग फिर यहाँ 216 10 को 99 से करेंगे तो 990 आ जाएगा, इसका गुना करने पर 1 माइनस ये 990 से 216 को आप भाग देंगे तो आपको ये अंक आ जाएगा 0.218। चूंकि ये कम है ये ज्यादा है तो इसको भाग देते के साथ पहले पॉइंट देकर 0 बिठाना होगा, इसलिए ये अंक आपको आ जाएगा। अब 1 में ये टोटल अंक है और टोटल अंक से 0.21 को माइनस करना है, यानी कि 1 से 0.218 को करना है। इसको बैलेंस करने के लिए 0.000 देंगे और तब इसको हम माइनस करेंगे यहाँ पर, तो माइनस करने पर हमारा ये अंक आएगा। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने आप लोगों को बताया है कि जब भी 5 से कम होता है तीसरा अंक तो हम इसको 2 अंक में इस तरह से लिख सकते हैं। यदि 5 से ज्यादा आएगा तब ये 8 की जगह 9 हो सकता था, लेकिन तीसरा अंक जो हमारा है वो 2 है, 5 से कम है, तो यहाँ पर 0.78 हमारा कोरिलेशन या आंसर आया है। अब इतना तो पता है कि ये कोरिलेशन पॉजिटिव है, लेकिन ये कोरिलेशन वापस इसको हम डीएफ निकाल करके डीएफ टेबल में देखेंगे कि क्या ये जो कोरिलेशन आया है, यानी कि स्टूडेंट्स बच्चों के इन 2 गुणों में जो अंतर आया है, जो कोरिलेशन जो संबंध आया है, ये संबंध जो है दोनों में, यानी आईक्यू के आधार पर अचीवमेंट होगा, इसके बीच में जो सहसंबंध आया है वो पॉजिटिव आया है, तो क्या ये सहसंबंध सार्थक है अथवा नहीं है। तो फिर से उसका हम डीएफ टेबल निकालेंगे। डीएफ टेबल में डीएफ का फॉर्मूला है n-2, तो 10 बच्चे हैं यहाँ, 10 - 2 = 8। अब डीएफ टेबल पर 8 इस पर देखेंगे कि क्या 0.78 8 डीएफ टेबल के 8 अंक पर क्या 0.78 0.01 पर या 0.05 पर सार्थक है, तो आपको इस तरह का टेबल मिलेगा। इस तरह के टेबल में आप देख सकते हैं, पूरे टेबल को फोकस करना, एक पॉइंट को नहीं। तो इस तरह का आपको टेबल मिलेगा। इस टेबल में आप देखिए यहाँ 8 है हमारा, यहाँ भी 8 आया था डीएफ, ये डीएफ है आपका, ऊपर डीएफ लिखा है। डीएफ टेबल आपको इस तरह से दिया रहेगा, पियर्सन का ये तालिका है। अब 8 पर देखिए 0.05 लेवल पर 0.63 है, लेकिन हमारा जो कोरिलेशन आया है वो 0.78 है, तो इससे ज्यादा है। तब हम 0.01 लेवल पर जाएंगे। 0.01 लेवल पर भी 0.76 है, यानी हमारा जो कोरिलेशन आया है वो 0.01 लेवल पर जो अंक दिया है उससे भी ज्यादा है, तो 0.01 लेवल पर हमारा कोरिलेशन सार्थक है। यानी कि अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि हमारा जो कोरिलेशन आया है वो यहाँ देखिए सिग्निफिकेंट लेवल 0.01। ये टेबल आपको परीक्षा में मिलेगा। इसमें आपको अपने स्तर से कुछ भी नहीं निकालना है, आपको डीएफ निकालकर सिग्निफिकेंट लेवल उससे डीएफ टेबल से जांच लेना है। तो अभी हम लोगों ने कोरिलेशन या सहसंबंध निकालने की दूसरी विधि को जाना, जो स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया था, रैंक डिफरेंस कोरिलेशन। जब भी गुणात्मक 2 गुणों के बीच में सहसंबंध को जानना हो तब हम इस विधि का उपयोग करेंगे
और जब क्वांटिटेटिव मात्रात्मक सहसंबंध को जांचना होगा तब हम कार्ल पियर्सन के प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन को जांचेंगे। थैंक यू।